हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RS सिसोदिया क्लासेस। देखिए, आज हम 12th का फिजिक्स देखेंगे। इसमें फिजिक्स आपका NCERT बेसिस कंप्लीट रूप से कराया जाएगा। फिजिक्स में हम आज पहला चैप्टर देखेंगे। आपका पहले चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो कुछ डेफिनेशन होंगी उन्हें हम पहले से आपके लिए लिख के रखेंगे और उसे आपको डिटेल में समझाएंगे, और जो आपके आर्टिकल होंगे वो हम आपको उसी टाइम पर यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे। कुछ डेफिनेशन इसलिए लिख के रखेंगे जिससे कि आपको समझाया जाएगा तो बाद में लिखने पर टाइम बर्बाद ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन का साइन आता है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपका मैथ फिजिक्स दोनों कंप्लीट रूप से कराए जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। फिर पहले देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले मेन रूप से वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युतिकी है तो स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे वो समझ में आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या है या स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं। ये होता क्या, देखिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी ये भौतिक विज्ञान की फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत बिंदुवत, यानी बिंदु के रूप में इस तरीके का होगा आवेश, बिंदुवत व स्थिर आवेशों को, बिंदुवत आवेश होगा और आवेश अगर होगा तो वो कैसा होगा? स्थिर होगा, यानी गतिमान नहीं होगा। बिंदुवत व स्थिर आवेशों को तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं, जो आवेश हैं दोनों उनके मध्य में होने वाली क्रियाओं के, नजदीक आ रहे हैं आवेश या दूर जा रहे हैं आवेश, तो उनके मध्य में जो क्रिया होंगी उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं या फिर स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अच्छा, और पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। देखिए, मेन पॉइंट ये भी है कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश स्थिर है, स्थिर वैद्युतिकी में तो आवेश स्थिर होगा, लेकिन अगर आवेश आपका स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब क्या कि यदि आवेश आपका गतिशील हो, यानी अगर वो गतिमान अवस्था में हो, तो जो गतिशील आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। देखिए, जो पहली आपकी यूनिट है वो विद्युत के ऊपर है, फिर जो अगली यूनिट आएगी वो मैग्नेट यानी चुंबक के ऊपर आएगी, तो उसमें क्या होगा कि जब कोई आवेश गतिशील है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वही पॉइंट है यहाँ पर कि अगर आवेश स्थिर है तो ओनली आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि आवेश आपका गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र भी उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। देखिए, नोट्स बनाने के लिए अगर आप नोट करेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद में नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये आपके नंबर है, इन नंबरों पे आप कॉल करके जो भी प्रॉब्लम है उसे बता सकते हैं। 84 33 49 15 03 ये नंबर है। दूसरा नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है 80 06 15 76 53। इन नंबरों पर आप कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम आवेश के बारे में। आवेश क्या है? देखिए, जो आवेश के बारे में जो फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे उन्होंने आवेश को घर्षण विद्युत के आधार पर, घर्षण विद्युत क्या है ये अभी हम बताएंगे आपको। जो फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे उन्होंने घर्षण विद्युत के आधार पर आवेश को दो भागों में विभाजित किया। आप जानते ही होंगे, एक होता है प्लस आवेश और दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश, यानी कि माइनस आवेश होता है। देखिए, फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने कौन सा? घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या है? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है उससे आपको क्लियर होगा। जैसे कि बिल्ली की खाल पर एबोनाइट या फिर और कोई छड़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ली की खाल पर जब एबोनाइट की छड़ या फिर एस्बेस्टस की छड़ भी ले सकते हैं, उसे रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। घर्षण हो रहा है, देखिए घर्षण विद्युत, यानी घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न हो रही है। छड़ है वो तो हो जाती है ऋण आवेशित, यानी इस पर तो आ जाता है माइनस चार्ज। और जो बिल्ली की खाल है वो कैसी हो जाती है? धन आवेशित। तथा बिल्ली की खाल कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। तो ये किसके कारण हुआ? घर्षण के कारण। तो इसी घर्षण विद्युत के आधार पर जो फ्रैंकलिन है उन्होंने आवेश को दो में डिवाइड किया, आपका धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश और ऋण आवेश के बारे में हम आपको बताएंगे, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है। कि यदि किसी वस्तु में से या फिर पदार्थ में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है,
तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उस पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश आता है, और जब जिस वस्तु में जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, वहां पर कौन सा आवेश हो जाता है? ऋणावेश हो जाता है। घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखते हैं। तो इसमें होता क्या, अभी आपको बताया था हमने कि किसी भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ पे वृद्धि होती है वहाँ पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे ही बोलते हैं। अब ये होता किसके कारण है? घर्षण विद्युत, यानी रगड़ने पर वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उसे ही बोलते हैं घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो वही बात लिखी हुई है जो आपको बताई है कि दो वस्तुओं में घर्षण के पश्चात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाए, अधिकता होगी तो उस पर ऋणावेशित, तथा जिस वस्तु पर कमी अर्थात न्यूनता पाई जाती है या न्यूनता पाई गई है उस पर कैसा आवेश आ जाता है? उस पर धनावेशित माना जाता है, या उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए, तो आपको वही बताना है कि दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसका रीजन होता है आपका इलेक्ट्रॉन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा देखिए, आवेश कैसी राशि है? ये नोट में आप लिख सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि। आपको ध्यान रखना है कि आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। सदिश और अदिश राशि आप जानते ही होंगे। सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और अदिश राशि वे भौतिक राशि होती है जिसमें ओनली परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बल आपकी सदिश राशि है, जबकि जो कार्य है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिए, आवेशों की योज्यता, यानी आवेशों का जोड़ने का नियम क्या होता है? योज्यता मतलब उसका एडिशन करना है, हमें उसे जोड़ना है। तो किसी निकाय में आवेश का कुल मान यानी टोटल मान देखना है हमें। अगर कोई भी सिस्टम है या फिर कोई भी निकाय है तो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, कैसे निकलेगा टोटल एडिशन? जैसे कि माना कोई भी हमारा निकाय है, माना जो निकाय की बात कर रहे हैं हम, उस निकाय में जो धनावेश हैं वो कितने मान लेते हैं हम? प्लस के पीई, एवं ऋणावेश कितना मान लेते हैं हम उस पर? एवं ऋणावेश की संख्या या फिर ऋणावेश कितना मान लेते हैं हम उसमें? माइनस के एन। यानी कोई भी निकाय उसमें पॉजिटिव चार्ज इतना है और नेगेटिव चार्ज इतना है, तो कुल आवेश कैसे निकलेगा? यानी टोटल आवेश, टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? तो क्या है? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग जानते ही हो आप, अलजेब्रिक सम क्या होता है? प्लस का उसे प्लस का, माइनस का माइनस का उसे जोड़ देते हैं। तो प्लस का पीई और माइनस का एन, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रखा जाएगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रखा जाएगा। अच्छा, इसमें से ई कॉमन चला जाएगा तो पी माइनस का एन इंटू ई, प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पी का मतलब क्या है? देखिए अभी यहाँ पे बताया जाएगा। अब होगा क्या, इसमें दो कंडीशन बन सकती है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगी, समझे। फर्स्ट कंडीशन तो ये बनेगी कि अगर आपका P ग्रेटर देन एन है तो जो चार्ज रहेगा यानी टोटल जो कुल आवेश रहेगा वो कैसा रहेगा? धन आवेशित रहेगा। अभी समझाया जाएगा आपको। और सेकंड कंडीशन इसमें ये बनेगी कि यदि P लेस देन एन है, P कैसा है? लेस देन एन है, इसका मतलब है एन ग्रेटर देन है इस बार, तो जो टोटल आवेश रहेगा इस निकाय पे वो कैसा रहेगा? ऋण आवेशित रहेगा। अच्छा, बात समझे। जहां जो आपका P है वो तो प्रोटॉन की संख्या, यहां से समझ लें इसे, प्रोटॉन की संख्या है, और जो N है आपकी वो किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अच्छा, बात की जाए E की, तो E का मान आप जानते हैं कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब समझे यहाँ से, देखिए यदि अगर आपके प्रोटॉन अधिक रहेंगे, फर्स्ट वाला केस, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, क्योंकि प्रोटॉन पे होता है धनावेश, तो टोटल निकाय पर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। सेकंड वाला केस समझे, यदि यहाँ से P लेस देन एन हो जाए यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाए तो पूरे निकाय पर कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैसा आवेश हो जाएगा? ये टोटल निकाय कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। यही बात लिखी हुई है। और E का मान कितना होता है आपका? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है आवेशों की योज्यता यानी फिर जोड़ने का नियम। देखते हैं आगे इसका क्वांटमीकरण। इसके बाद देखेंगे हम कूलाम नियम। आवेश को क्वांटमीकरण देख लेते हैं। आवेश को क्वांटमीकरण होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए,
किसी निकाय में आवेश का मान, कोई भी सिस्टम में या कोई भी पदार्थ है उसमें जो आवेश का मान जाता है वो सतत ना होकर, कंटिन्यूअस नहीं होता है। वो आवेश जो प्रवाह होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर कैसा होता है, खंडित रूप में होता है। खंडित रूप में मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा, यानी खंड खंड रूप में जाएगा, उसके पार्ट वाइज जाता है ये। अच्छा, फिर क्वांटमीकरण क्या होता है, किसी निकाय में आवेश का मान सदैव आवेश के मूल मात्रक का पूर्ण गुणज होता है। मूल मात्रक का कैसा होगा, पूर्ण गुणज होगा, जो बताया था हमने 1 2 3 इस तरीके से। अब मेन बात है कि यहाँ पर वो तो बोला गया है कि जो आवेश का मान है वो सदैव आवेश के मूल मात्रक का पूर्ण गुणज होता है। तो मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक या तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, E- होगा, अथवा प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। जो मूल मात्रक है वो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कूलम के बराबर होगा। अर्थात Q बराबर कितना हो जाएगा आपका Ne। अगर बात करें प्लस माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne। अगर प्रोटॉन की बात होगी तो Q बराबर प्लस का Ne, और बात अगर इलेक्ट्रॉन की होगी तो Q बराबर कितना हो जाएगा माइनस का Ne। यहीं से दो कंडीशन बन जाएंगी आपकी। अगर बात करें हम प्रोटॉन के लिए तो Q बराबर कितना लेना है आपको प्लस के Ne, और बात करें हम इलेक्ट्रॉन के लिए तो Q बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस का Ne हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ n क्या है आपका, n बराबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यही आवेश का क्या है क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। चलिए आवेशों के मात्रक देख लेते हैं। जो आवेश है ना उसका मात्रक सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि एक होती है SI पद्धति है, एक CGS पद्धति है आपकी MKS, और CGS पद्धति होती है, एक MKS एक SI सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। तो देखिए आवेशों के मात्रक जो SI सिस्टम है, SI सिस्टम में वही MKS वाला आता है। तो क्या जानते हैं आप, कूलम जानते हो आवेश का मात्रक होता है। लेकिन बात करें हम CGS पद्धति की, जब CGS में पूछा जाता तब समस्या हो जाती है। तो CGS सिस्टम में क्या होता है कि CGS पद्धति में दो मात्रक इसके लिए जाते हैं, आपको विशेष करके ध्यान रखना है इस बात को। पहला मात्रक होता है आपका ESU और दूसरा होता है आपका EMU। इसका मतलब बताते हैं हम आपको अभी, सुन लें। ESU का मतलब है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अर्थात स्थिर वैद्युतिकी इकाई, और EMU का मतलब है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी स्थिर चुंबकीय इकाई। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, वैसे हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चलिए कुछ जैसे कन्वर्जन होता है कि एक कूलम में कितने आपके ESU होंगे, यानी एक कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होंगे, MKS से CGS में कन्वर्जन करना है। तो याद रखें एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। एक EMU में यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में कितने कूलम होते हैं, 10 कूलम होते हैं। एक EMU में कितने होंगे आपके 3 × 10⁻10, ये कूलम नहीं है आपका ESU है। बात समझे यहाँ से कैसे है ये। एक EMU बराबर 3 × जैसे यहाँ पे वैल्यू लगाई है आपकी 10 और कूलम लिखा है, और कूलम की जगह कितना रखना है आपको 3 × 10⁹ और 3 × 10⁹ में जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁻10 ESU होते हैं। यहाँ कूलम की जगह वैल्यू लगा दी गई है 3 × 10⁹, वहाँ से बन गया है 3 × 10⁻10, फिर क्या हो जाएंगे ESU, यानी एक EMU में 3 × 10⁻10 ESU होते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 पॉइंट है आपके, काफ़ी अधिक ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पहली बात फैराड होता है, आपको ध्यान रखना है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है आपका, फैराड होता है। ये बात आपको पहली बात ध्यान रखनी है, फैराड होता है। और जो एक फैराड होता है उसमें कूलम कितने होते हैं वो समझ लें। एक फैराड में आपके 96,500 कूलम होते हैं, यानी कि C लिखा हुआ है। एक फैराड में कितने कूलम होते हैं, 96,500 कूलम होते हैं। अच्छा सेकंड बात और कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अभी निकाल के ही बताया जाएगा आपको,
वैसे आपको याद रखना है, एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है आपकी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे ये? इलेक्ट्रॉन होंगे। देखा निकलता कहाँ से है? आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी तार में या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हम जानते हैं कि उसमें कितना आवेश प्रवाहित होता है, Q बराबर NE होता है। और विद्युत धारा आप जानते हो I बराबर Q/T से, Q बराबर कितनी होती है? IT होती है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? आवेश कितना रखना है? 1 कूलम, तो Q की जगह रखेंगे 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है यानी n, और E का मान आप जानते हो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19। इसका इधर जब डिवाइड कर देते हैं 1 में, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 का, और पॉइंट से 0 हटाते हैं, जब इसमें भाग देते हैं तो इसे कैलकुलेट किया जाता है तो ये वैल्यू निकल के आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके किसमें? 1 कूलम आवेश में। देखिए इस क्लास में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका कूलम के नियम से आगे के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंटों का, अधिक से अधिक स्टूडेंटों का बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।